नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख आपको है 28 जुलाई 2025। हम लोग जो है 28 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, या आप स्थापना दिवस भी कह सकते हैं। तो यह है आपको सीआरपीएफ का, है ना। तो सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह जो है प्रतिवर्ष आपको 27 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को, ध्यान रखेंगे कि सीआरपीएफ है ना, कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह 27 जुलाई को मनाया जाता है। और सीआरपीएफ को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं। तो ये आप लोग इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। और यह क्या है, भारत का एक प्रमुख आपको केंद्रीय पुलिस बल दिखाई पड़ता है। ये भारत का क्या है, एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जिसे कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। तो आंतरिक जो सुरक्षा होती है वो किसके जिम्मेवारी होती है, तो सीआरपीएफ के अंडर में होती है। और इसकी स्थापना की यदि बात करते हैं कि 27 जुलाई 1939 को, कब, तो ये 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। पहले जो है इसका क्या नाम हुआ करता था, तो पहले आपको इसका नाम सीआरपीएफ नहीं था, पहले इसका क्या नाम था, 1939 में जो इसकी स्थापना होती है इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, है ना। और इसी रूप में जो है ये स्थापना होती है। तो समझ सकते हैं कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है उस वक्त जो शासन दिखाई पड़ती किसकी, ब्रिटिश शासन हुआ करती थी भारत में, है ना। जब भारत आजाद होता है, तो भारत जब आजाद होता है तो इसका नाम जो है परिवर्तन किया जाता है। आपको जो दिखाई पड़ता है 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से क्या किया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल, है ना। और इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया जाता है आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया जाता है, सीआरपीएफ कर दिया जाता है। और इस वर्ष जो है यह जो है आपको 87वें स्थापना दिवस के रूप में कह सकते हैं कि मना रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि इस बार जो है सीआरपीएफ 87वें स्थापना दिवस का इस बार जश्न मनाया, है ना। तो आप लोग को समझ में आ चुका है कि इसकी स्थापना कब होती है। तो स्थापना तो 1939 में होती है, लेकिन 1939 में जो आपको दिखाई पड़ती है उस समय सीधी सी बात है कि ब्रिटिश शासन रहती है। बाद में आपको 1949 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन करके क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल के, मान चलिए पहले नाम हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया जाता है, केंद्रीय आपको रिजर्व पुलिस बल कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि मान चलिए कि सीआरपीएफ की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष जो है कितने तारीख को मनाया जाता है, कितने तारीख को मनाया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए कि कितने तारीख को मनाया जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है आपको 27 जुलाई को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 27 जुलाई को सीआरपीएफ का आपको स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। चले हम लोग आगे, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपको किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको महिला का, जो आप लोग देखते होंगे आईपीएल, है ना, जो वुमेन्स वाला आपको दिखाई पड़ता है कि महिला प्रीमियर लीग, है ना, क्या नाम दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि महिला, अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है महिला प्रीमियर लीग, है ना। तो महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है यूपी वॉरियर्स, कौन सा टीम दिखाई पड़ रही है, यूपी वॉरियर्स टीम दिखाई पड़ रही है। तो महिला प्रीमियर लीग में आपको एक टीम दिखाई पड़ती है, कौन सी टीम दिखाई पड़ती है, यूपी वॉरियर्स दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूपी वॉरियर्स का आने वाले दिनों में जो कोच कह सकते हैं, अभी कोच नियुक्त कर दिया गया है। कोच किसे नियुक्त कर दिया गया है, अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। आप लोगों को प्रश्न क्या याद रखना है, और आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि अभिषेक नायर को टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो यूपी वॉरियर्स का कोच नियुक्त किया गया है ना। तो यूपी वॉरियर्स जो है आपको सीधी सी बात है महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइज की एक टीम है ना। और आपको इन्हीं का कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि कोच किसे नियुक्त किया गया है, अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा हेड कोच के रूप में, मुख्य कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है ना। तो मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको किनको नियुक्त किया गया है, तो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। और नायर से पहले यदि बात करते हैं कि नायर से पहले मुख्य कोच कौन हुआ करते थे, तो नायर से पहले, ये जरूरी नहीं है आपके लिए लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अभिषेक नायर से पहले देखते हैं तो जॉन लुइस दिखाई पड़ते हैं। कौन दिखाई पड़ते हैं, जॉन लुइस जो दिखाई पड़ते हैं यूपी वॉरियर्स के
कह सकते हैं कि पहले कोच हुआ करते थे, लेकिन इसके सीजन आप देख सकते हैं कि यूपी वॉरियर्स का जो परफॉर्मेंस रहता है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाता है, और इसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि करार भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब करार खत्म हो जाती है तो इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। जब नहीं बढ़ाया जाता तो कोई ना कोई क्या कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि नए कोच की नियुक्ति होगी, और जब नए कोच की नियुक्ति होगी तो किसे नियुक्त किया गया है, तो अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। यदि बात करें कि अभिषेक नायर, तो अभिषेक नायर आप इनको देखे होंगे, भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेलते हुए देखे होंगे। 2019 में ये क्या करते हैं, 2019 में ये संन्यास ले लेते हैं। तो अभिषेक नायर जो है 2019 में कह सकते हैं कि क्रिकेट से संन्यास लेते हैं। 2019 से पहले ये आपको भारतीय टीम में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई पड़े होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है ज्यादा ये नहीं खेलते हैं, कम ही मान के चलिए इनको मौका मिलता है। अभिषेक नायर को कम ही मौका मिला है खेलने का, तो ध्यान रखेंगे अभिषेक नायर जो है आपको 2019 में क्या कर लेते हैं, क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। और उसके बाद ये क्या किस रूप में अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो कोचिंग में एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षित करने का जो बच्चों को कह सकते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाता है, तो प्रशिक्षण किस रूप में, तो आपको क्रिकेट के रूप में। तो यहाँ पर जो है एक तरह से कोचिंग करियर की एक तरह से आप ये शुरुआत करते हैं, कौन, अभिषेक नायर। और लंबे समय से ये कह सकते हैं कि उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, केकेआर कहते हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ये जुड़ते हैं। और उसके बाद 2024 में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सहायक कोच के रूप में रहते हैं। उस वक्त तो मुख्य कोच के रूप में वहां पर गौतम गंभीर हुआ करते थे, लेकिन सहायक कोच के रूप में देखते हैं तो आपको अभिषेक नायर रहते हैं। और अभिषेक नायर के कह सकते हैं कि कब किसके, कोलकाता नाइट राइडर्स के। और कोलकाता नाइट राइडर्स के जब मान चले सहायक कोच के रूप में रहते हैं तो आपको दिखाई पड़ते हैं क्या, आपको कोलकाता नाइट राइडर्स जो है आईपीएल के विजेता भी बनते हैं ना। और इसी वजह से जो इनका परफॉर्मेंस जो कोचिंग में देखा जाता है, तो इनका परफॉर्मेंस सही रहता है। इसी वजह से जो है इनको किनको नियुक्त किया जा रहा है, अभिषेक नायर को नियुक्त किया जा रहा है यूपी वॉरियर्स का, कि आने वाले सीजन में क्या हो कि यूपी वॉरियर्स का जो है परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस हो, है ना। तो ध्यान रखेंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तो अभिषेक नायर के बारे में जब इतना बातचीत किया है तो इनको एक नजर से देख भी लेते हैं कि ये जो आप तस्वीर दिखाई पड़ रहा है यही अभिषेक नायर है, और इन्हीं को जो है यूपी वॉरियर्स का कोच नियुक्त किया गया, मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चले आगे, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो आप दिखाई पड़ रहा है बिहार संदर्भित है, और ये क्या है प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भी बिहार से मान के चलिए कि जो भी बिहार का एग्जाम होने वाला है ना, जो भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार एसएससी कह सकते हैं, बिहार पुलिस का चल रहा है एग्जाम, या बिहार दरोगा का जो आने वाले दिनों में एग्जाम है, उसके लिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उस संदर्भ से देखते हैं तो उसके लिए आपको बिहार संदर्भित जो भी आपको राज्य से संदर्भित कह सकते हैं एग्जाम होने वाली है, वहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। और वहां से ये प्रश्न देखा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार राज्य का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, विपुल मनुभाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है, विपुल मनुभाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। और इनका कह सकते हैं कि शपथ इनको दिलाने वाले काम करते हैं कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल वर्तमान में बिहार के कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के राज्यपाल है, और इनके द्वारा ही जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपको कौन, तो विपुल मनुभाई पंचोली, इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद न्यायमूर्ति आपको दिखाई पड़ते हैं, पंचोली जो दिखाई पड़ते हैं पटना उच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो ये 45वें नंबर के साथ याद रखना है कि 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। और उसके बाद इनका क्या नाम है, तो विपुल मनुभाई आपको पंचोली दिखाई पड़ते हैं, जो कि पटना मुख्य न्यायाधीश के आपको क्या, पटना उच्च न्यायालय सीधे पटना उच्च न्यायालय का आपको क्या मुख्य न्यायाधीश ये बनते हैं ना, पटना उच्च न्यायालय के क्या बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और जैसे ही बिहार का नाम आता है तो बिहार के बारे में वैसे तो आप लोगों को सभी को मालूम है, लेकिन जो बिहार से बाहर से कोई मान चलिए स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए बात कर लेते हैं कि बिहार की राजधानी की बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है कौन है, नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है ना। और उसके बाद लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, आपको 16 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की जो आपको दिखाई पड़ती है कितनी सीटें, तो आपको 16 सीटें दिखाई पड़ती है ना। चलिए, तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये आपको जो है मनुभाई पंचोली है ना, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको मनुभाई पंचोली दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रहा है ये कौन है, आपके बिहार के राज्यपाल कौन, आरिफ मोहम्मद खान है। ये बिहार के राज्यपाल है, और जबकि ये क्या दिखाई पड़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न किससे संदर्भित है। तो ये आपको दिखाई पड़ता है क्या है, एलआईसी संदर्भित है। क्या है, भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी के मुख्य आपको कह सकते हैं कि कार्यकारी यहाँ पर सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एलआईसी का सीईओ
और एमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? आर दोरोई स्वामी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया था? आर दोरोई स्वामी को नियुक्त किया गया है। और इन्हें ही कह सकते हैं कि आपको एलआईसी का, सीधी सी बात है कि एलआईसी का आपको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। और इनकी नियुक्ति जो है कब तक रहने वाली है? तो 28 अगस्त 2028 तक होने वाली है ना। तो 28 अगस्त 2028 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है एमडी और सीईओ के पद पर। क्या नाम है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको कि हमको लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलआईसी बोलते हैं। और एलआईसी का कह सकते हैं कि सीईओ और एमडी के रूप में आर दोरोई स्वामी को नियुक्त किया गया है। चलें अगले प्रश्न पर। आप लोग अच्छे से जो मान के चलिए वीडियो देख रहे हैं, किसी भी चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का तरीका तो वैसे बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन जो नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको जो है ये प्रश्न, आपको एक सादा कॉपी लेना है और सादा कॉपी में आपको क्या करना है, लिख के रखना है ना। एक अच्छा सा कॉपी ले लेना है, ऐसा पतला वाला नहीं लेना है, कम से कम मान के चलिए उसका अच्छा सा, कम से कम उसमें पेज होना चाहिए, कम से कम 400 का पेज रखिए, ठीक है। तो 400 पेज वाला एक कॉपी लीजिए जो सादा पेज का कॉपी हो, और उसमें आपको क्या करना है, डेट बाय डेट करके आप लिखते जा सकते हैं। और जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर से आपका तैयार हो जाता है तो आपको मान के चलिए कि बहुत सारा आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से ही आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा प्रश्न भी तैयार होता है। जीएस का प्रश्न आपको बहुत सारा करंट अफेयर से तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको सभी तरह का प्रश्न आएगा। आपको बायोलॉजी का आएगा, फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद पॉलिटी का तो आता ही रहता है, हिस्ट्री का तो आता ही रहता है। तो आपको सभी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर से संदर्भित। यहाँ से ही आपको आने वाले दिनों में कह सकते हैं कोई ना कोई परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार से सबसे ज्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता किस राज्य में है ना। कि मान के चलिए कि सीधी सी बात है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से राज्य हैं, एसबीआई के अनुसार से कह सकते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं कि जहां पर कि सबसे ज्यादा कर आपको देने वाला, कह सकते हैं जीएसटी में जो कर देने वाले हैं कौन से राज्य एक तरह से देते हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो आपको कह सकते हैं कि सक्रिय जीएसटी करदाता जो आपको देखने को मिल रहा है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। तो आपको 5 राज्य के बारे में बात करना है कि 5 राज्य में कौन कौन से राज्य। सबसे पहले अग्रणी राज्य के रूप में देख लेते हैं कि अग्रणी राज्य के रूप में कौन कौन सा राज्य है। तो अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कौन सा है, महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर यदि बात करते हैं, तीसरे स्थान पर आपको गुजरात देखने को मिल रहा है, उसके बाद चौथे स्थान पर तमिलनाडु, उसके बाद 5वें स्थान पर कर्नाटक। देख लेते हैं कौन कौन कितना परसेंटेज के रूप में देता है। तो आपको उत्तर प्रदेश जो दिखाई पड़ रहा है, यूपी जो दिखाई पड़ रहा है 13.2%। उसके बाद महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं तो आपको 12.1%। आपको जो गुजरात दिखाई पड़ रहा है, गुजरात आपको 8.4%। तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो आपको 7.7% और कर्नाटक आपको 6.9%। ये जरूरी नहीं है, ये आपके लिए जानकारी के लिए ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। आपको जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधा से पूछा जा सकता है कि एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सक्रिय जीएसटी करदाता किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। 5 राज्य आप अग्रणी रूप से रखना है आपको याद, लेकिन आप परसेंटेज नहीं याद रखना है, परसेंटेज का जरूरत नहीं है। और नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको क्या है, लखनऊ में। मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। यदि राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है। और लोकसभा की कितनी सीटें, सर्वाधिक सीटें आपको देखने को मिलती है कहां पर, तो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है लोकसभा की सीटें। और लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें देखने को मिलती है, 80 सीटें। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलती है, तो आपको 31 सीटें देखने को मिलती है। चलिए यहाँ पर आपको एक बात बता देता है कि यदि जो मान चलिए स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पीडीएफ हम लोगों को कहां से मिलेगा, है ना। तो पीडीएफ के बारे में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देता है पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ जो आपको मान के चलिए कि पीडीएफ यदि आपको आवश्यकता है कि पीडीएफ से पढ़ना है ना, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा किस चैनल पर, तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है क्या, सानवी जीएस सेंटर पटना सर्च करना है ना। क्या सर्च करना है, आपको पीडीएफ के लिए आवश्यकता, यदि आपको पीडीएफ की है तो पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पर, सानवी जीएस सेंटर पटना पर मिलेगा। इस चैनल पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको पीडीएफ डाला गया है, ठीक है। 1 साल का पीडीएफ डाला गया है। तो आप यदि प्रतिदिन का लेना चाहते हैं तो प्रतिदिन का आप पढ़ सकते हैं। और आपको लोगो इसी तरह का लोगो देखने को वहां पर मिलेगा, सानवी जीएस सेंटर आपको रेड में सानवी देखने को मिलेगा और ग्रीन में कह सकते हैं कि सीधी सी बात है आपको देखने को मिलेगा जीएस सेंटर पटना। तो इस तरह का आपको लोगो देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल पर जाएंगे तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ सकते हैं आसानी से। आपको जो सुविधा लगे, आपको लग रहा है कि वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो से पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको इस चैनल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर। आपकी जैसी इच्छा है ना, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं है कि आपको जाना ही है, आपको जैसा लगे, यदि आवश्यकता लगता है तो उसके बाद आपको जा सकते हैं उस चैनल पर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि भारतीय वायु सेवा में है ना, कि भारतीय वायु सेवा ने कह सकते हैं कि कब तक आपको मिग 21 लड़ाकू विमान को रिटायर्ड करने की घोषणा की है। तो
तो भारतीय वायु सेवा कह सकते हैं कि, या वायु, सीधी सी बात है कि वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा जो है मिग 21 लड़ाकू विमान को जो है रिटायर्ड करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, किसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा? तो मिग 21 को रिटायर्ड कर देगा। और मिग 21 जो है आपको दिखाई पड़ती क्या है? आपको लड़ाकू विमान है। मिग 21 क्या है? लड़ाकू विमान है। और यह जो है इसको जो रिटायर्ड करने की घोषणा की गई है कितने तारीख को? तो सितंबर 2025 में, आने वाले दिनों में सितंबर माह में कह सकते हैं कि सितंबर माह में क्या कर दिया जाएगा? इसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। रिटायर्ड करने के मतलब है कि इसको, इसका सेवा क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो भारतीय वायुसेना, तो इंडियन एयरफोर्स में जो है यह 62 साल तक अपनी सेवा दे चुका है। कितने सालों तक? ये 62 साल इसका हो चुका है, लगातार कह सकते हैं कि 62 साल तक ये अपनी सेवा देते आ रहा है ना। तो कौन सा विमान? तो आपको मिग 21। तो मिग 21 जो आपको दिखाई पड़ रही है, आपको सीधी सी बात है, आपको 62 सालों तक कह सकते हैं कि 1963 से, लगातार 1963 से जो है ये अपनी सेवा देते आ रहा है भारतीय वायुसेना को, है ना। और यह जो है अब जो है कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से ये एक तरह से अब उतना सक्सेसफुल नहीं है। होता यह है कि मान चलिए बीच बीच में ये क्या हो जाती है? दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो उतना एक तरह से कह सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी के समय में ये बहुत पहले बना है, 1963 से पहले की ये टेक्नोलॉजी है। जब 1963 से पहले की टेक्नोलॉजी है तो कुछ ना कुछ इसमें क्या है? खामियां है, जिसकी वजह से कि ये क्या हो जाती है? तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और इसी वजह से जो कह सकते हैं, इससे जो है एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उड़ता ताबूत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, उड़ता ताबूत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको मिग 21 को ही जाना जाता है। और इसकी सेवा जो है समाप्त होने वाली है चंडीगढ़ में कितने तारीख को? 19 तारीख को, 19 सितंबर को कह सकते हैं कि आपको मिग 21 को जो है 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर जो है आपको इसकी जो सेवा है समाप्त हो जाएगी। तो इसकी सेवा आपको याद रखना है कि कितने तारीख को समाप्त हो रही है? 19 सितंबर को जो है एक तरह से भारतीय वायुसेना से पूर्णतः ये समाप्त हो जाएगी। इसकी सेवा जो है अब उसके बाद नहीं लिया जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि मिग 21 जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ये लड़ाकू विमान दिखाई पड़ रही है और इसका क्या नाम है? ये मिग 21 है। और इसकी सेवा जो है आपको 19 सितंबर को क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कि मिग 21 जो है आपको 19 सितंबर को क्या हो जाएगी? इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना। और कहां समाप्त हो जा रही है? ये चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ एयरबेस से इसकी सेवा समाप्त होने वाली। तो आपको ध्यान रखना है कि मिग 21 1963 से भारतीय वायुसेना में कह सकते हैं कि लगातार ये काम कर रही थी, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। जब खामियां हैं तो हम लोग जो है नए एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाकू विमान सब बना चुके हैं, बहुत सारा बना चुके हैं, है ना। इसके स्थान पर कह सकते हैं हल्के लड़ाकू विमान तेजस सब आ चुका है, तो तेजस सब इसका स्थान ग्रहण करेगा। चले हम लोग आगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है क्या है कि WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? किसके बारे में बात कर रहे हैं कि दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? किसमें? तो WTA एकल मैच में। सीधी सी बात है कि टेनिस जो खेलती है महिला, उसमें जो है कह रहा है कि एकल मैच में। तो मान चलिए कि एक होता है, क्या होता है कि दो को मिलकर साथ खेल सकता है ना। तो यहाँ पर दो खिलाड़ी नहीं रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी? एकल रहेगी। एकल रूप में जो जीतने वाली है सबसे उम्रदराज महिला के रूप में है, ये कौन बन चुकी है? वीनस विलियम्स बन चुकी है। कौन बन चुकी है? वीनस विलियम्स। ये दो बहनें, एक तो मान चलिए पहले ही एक तरह से कह सकते हैं कि आपको टेनिस से एक तरह से संन्यास ले चुके हैं, सेरेना विलियम्स। और इनकी जो मान चलिए छोटी जो बहन है, ये भी मान चलिए आपको दिखाई पड़ रही है 45 वर्ष की हो चुकी है। तो ये जो वीनस विलियम्स है, तो वीनस विलियम्स कितने वर्ष की हो चुकी है? 45 वर्ष की हो चुकी है। और 45 साल की जो वीनस विलियम्स है, हाल ही में कह सकते हैं कि ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने 22 साल छोटी पीटन स्टर्न्स को जो है 6-3, 6-4 से मात दी। तो इनसे बहुत छोटी है, मात्र कह सकते इनसे बहुत छोटी आपको देखने को मिल रही है ना। तो इससे 22 साल की छोटी है। और ये जो है कितने उम्र की है? तो ये आपको दिखाई पड़ रही है कितने वर्ष की? तो 45 वर्ष की है। तो याद रखना है कि मान चलिए कि सीधी सी बात है, आपको WTA एकल मैच में जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बनी है? वीनस विलियम्स बनी है ना। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। जब वीनस विलियम्स दूसरी है तो कोई ना कोई पहली भी होगी, है ना। जब मान चलिए दूसरी है तो पहली कौन है? तो ये पहली आप लोगों को प्रश्न पूछा तो नहीं जा सकता है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए आप पूछ सकता है कि मान चलिए कि पहली कौन है। तो पहली के बारे में आपको बता देते हैं कि महिला टेनिस में सबसे अधिक उम्र में सिंगल मैच जीतने वाली कह सकते हैं कि जो आपको दिखाई पड़ रही है मार्टिना नवरातिलोवा दिखाई पड़ रही है। कौन दिखाई पड़ रही है? आपको यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है मार्टिना
नवरातिलोवा, ठीक है। तो मार्टिना नवरातिलोवा जो है अभी तक कह सकते हैं कि अभी तक का रिकॉर्ड दर्ज किनके है आपको, मार्टिना नवरातिलोवा, जिन्होंने 2004 में कह सकते हैं कि 47 साल की उम्र में जो है ये सिंगल्स मैच जीतती है। कितने साल की उम्र में, तो 47 वर्ष की उम्र में, है ना। तो 47 साल इनका उम्र रहता है उस वक्त। तो ये अभी तक कह सकते हैं कि नंबर 1 पर कह सकते हैं कि सबसे उम्रदराज महिला जो जीतने वाली है कौन है, तो आपको मार्टिना नवरा, और दूसरी कौन है, तो वीनस विलियम्स बनी है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं बात को। तो वीनस विलियम्स से यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस देश की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है किस देश की रहने वाली है, तो वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स दोनों बहनें जो है रहने वाली कहाँ की है, अमेरिका की है ना। तो अमेरिका की जो है ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपको कौन है, वीनस विलियम्स है, और ये 45 वर्ष के, और 45 वर्ष में ये कह सकते हैं दूसरी महिला बनी है कि आपको WTA में, जो कि एक तरह से सिंगल्स में मैच जीत रही है ना। तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो वीनस विलियम्स के बारे में। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको जो देखने को मिल रहा है क्रिकेट से संबंधित है। क्या है, क्रिकेट से संबंधित देख लेते हैं कि हाल ही में कह सकते हैं कि टेस्ट का श्रृंखला आपको चल रहा है भारत और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में चल रहा है, और वहीं से ये प्रश्न देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है प्रश्न, कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। किसके बात कर रहे हैं, कि सचिन तेंदुलकर। तो नंबर 1 पर कौन है, सचिन तेंदुलकर है। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि दूसरे नंबर पर ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जो कि बन चुके हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन, में टेस्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। तो ये कौन खिलाड़ी बने हैं, जो रूट बने हैं, ठीक है। तो जो रूट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं कहाँ के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड के आपको खिलाड़ी हैं, और यही जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जो रूट जो है कितना रन बना लेते हैं, तो जो रूट जो आपको दिखाई पड़ता है 13,400 रनों के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं। कितना, तो 13,400 रन। और इसी के साथ कह सकते हैं ये जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं, किनका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो राहुल द्रविड़, जो कि मान के चलिए 13,288 रन बनाते हैं। उसके बाद जैक कैलिस, जो कि 13,289 रन बनाए हैं। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, जो कि 13,378 रन बनाए हैं। ऐसे दिग्गजों का कह सकता है कि सीधी सी बात है कि रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए आपको जो रूट दिखाई पड़ रहे हैं, ये दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, कितने रन बना चुके हैं, आपको 13,409 रन बना चुके हैं। और यदि बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपको बता ही चुके हैं, पहले स्थान पर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है। यदि बात करें कि सचिन तेंदुलकर टेस्ट में कितना रन बनाए हैं, तो टेस्ट में जो है इनके नाम है कितना है, 15,921 रन है। कितना रन है सचिन तेंदुलकर के नाम, तो सचिन तेंदुलकर के जो नाम आपको दिखाई पड़ता है 15,921 रन दिखाई पड़ता है। आइए दोनों को देख लेते हैं, तस्वीर के माध्यम से देख लेते हैं, जिनसे कि समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सीधी सी बात है, सचिन तेंदुलकर को तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा कि जो कि नहीं पहचानते होंगे। जो लड़की वीडियो देख रही है, कुछ कुछ जो लड़की देखती हैं, उनको थोड़ा सा मालूम नहीं रहता है। तो क्रिकेट के मालूम कह सकते हैं, क्रिकेट वो लोग ज्यादा देखती नहीं है, तो उन लोगों के बारे में मान के चलिए उन लोगों को जो कह रहे हैं, तो ध्यान रखना है क्रिकेट से संदर्भित जो भी मान के चलिए खेल से संदर्भित प्रश्न आ रहा है, तो लड़कों का लगभग सही होता है, लेकिन लड़कियों का क्या होता है, अधिकांश का गलत हो जाता है। कुछ कुछ लड़कियां ही होती है कि जो कि मान के चलिए क्रिकेट देखती है, नहीं तो अधिकांश तो नहीं देखती है। तो आप लोगों को जो मान के चलिए कि बिहार दरोगा का कह सकते हैं कि आप जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खास करके उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग मान के चलिए कि ध्यान रखना है कि मान के चलिए नंबर 1 पर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन पहुंच चुके हैं, तो ये जो रूट पहुंच चुके हैं ना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये किरण का है, ये जो रूट का है, ठीक है। तो जो रूट आपको दूसरे नंबर पर है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, जबकि ये आपको जो सचिन तेंदुलकर दिखाई पड़ रहा है, ये तो भारतीय खिलाड़ी है ना। चले अगले प्रश्न पर, समझ रहे होंगे बात को। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं, कि किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध, है ना, किसके बारे में, मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं, कि मिल्क सब्सिडी योजना शुरू की गई है। किसकी योजना शुरू की गई है, तो मिल्क सब्सिडी योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य के द्वारा, तो असम सरकार के द्वारा। तो किस राज्य सरकार ने कह सकते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में, डेयरी मतलब क्या, कि जो कि दूध से संबंधित होता है उसको डेयरी बोला जाता है। तो डेयरी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए आपको मिल्क सब्सिडी योजना शुरू की गई है। और किस राज्य के द्वारा, तो असम के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य सरकार के द्वारा जो है डेयरी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति लीटर कितना सब्सिडी दी जाएगी, प्रति लीटर जो है 5 रुपया, कितना सब्सिडी दी जाएगा, प्रति लीटर है ना। 1 लीटर पर कितना सब्सिडी, तो 1 लीटर पर जो है कितना सब्सिडी, तो 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ऐसी योजना स्टार्ट की गई है, किस राज्य के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है किस राज्य के द्वारा, तो असम के द्वारा। और यह योजना जो है डेयरी किसानों को उत्पादन बढ़ाने, उनकी आय में कह सकते हैं कि आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, है ना। तो सीधी सी बात है, इससे किसानों को एक तरह से फायदा देखने को मिलेगा। मिल्क सब्सिडी लाई जाती है, तो सीधी सी बात है किनको फायदा मिलने का होगा, तो मिल्क फायदा होगा, सीधी सी बात है किसानों को फायदा होगा। और जब नाम आता है असम का, तो असम के बारे में जल्दी से बता दें, असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी क्या है,
आपको देखने को मिलता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। यदि बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, जो आपको ये मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं, कौन है मुख्यमंत्री? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। इन्हीं के द्वारा घोषणा की जाती है। और उसके बाद राज्यपाल कौन है असम के? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 14 सीटें हैं। यदि राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा की आपको जो दिखाई पड़ती है 7 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं ना। आपको जो दिखाई पड़ती है, आपको 7 सीट दिखाई पड़ती है। आपको कहां पर? आपको राज्यसभा की सीटें, जो कि असम में है ना। तो आपको इसके साथ साथ देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ पॉलिटी भी आपको तैयार होते रहेगा। ऐसा बात नहीं है कि आप यहां से पढ़िएगा तो आपको सभी विषय देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न में आपको सभी दिन अलग अलग तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको घिसी पीटी प्रश्न देखने को मिलता है रोज। यहाँ पर रोज जो है आपको नया नया प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए क्या है, बेहद फायदेमंद रहेगा। यदि आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो आपका सभी विषय अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स अच्छा होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, सभी विषय अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? तो अंतरराष्ट्रीय से संबंधित है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आपको युद्ध अभ्यास, और युद्ध अभ्यास भी जो है पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में। यहां पर देख लेते हैं भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, और संयुक्त सैन्य अभ्यास का सबसे पहले नाम देखेंगे क्या है। एक तो नाम लिखा हुआ है आपको बोल्ड कुरुक्षेत्र, है ना। कुरुक्षेत्र क्या है, भारत से संदर्भित है। कुरुक्षेत्र आपको जगह देखने को मिलता है कहां पर? हरियाणा में देखने को मिलता है। और उसी के नाम से आपको देखने को मिल रहा है बोल्ड कुरुक्षेत्र। आपको 2025 आयोजित किया जा रहा है कहां पर? तो यह जो आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित नहीं कर सकते, ये किन देशों के बीच में कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है कि भारत और किस देश के साथ कर सकते हैं, कि ये किस देश के साथ आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है भारत और सिंगापुर के साथ। समझ रहे प्रश्न को? ये जो है भारत और किस देश के साथ, मान चले कि बोल्ड आपको जो है कुरुक्षेत्र 2025 आयोजित किया जाता है तो सिंगापुर के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो है भारत और सिंगापुर के साथ आयोजित किया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको प्रश्न याद रखना है। और यह जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्या है यह? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सीधी सी बात है, आपको देखने को मिल रहा है शहरी युद्ध क्षमता और आतंकवादी सिर्फ है आतंकवाद रोधी तत्परता कर सकते हैं। आतंकवाद रोधी तत्परता, संयुक्त सामरिक अभियानों को बढ़ाना है। और राजस्थान के जोधपुर के आपको जो रेगिस्तानी इलाका दिखाई पड़ता है, यहीं पर यह आयोजित किया जा रहा है। तो यह अभ्यास आपको कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तानी इलाके में यह अभ्यास जो है आपको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो भारतीय आपको सशस्त्र बल और क्या कहते हैं सिंगापुर के सशस्त्र बल जो है, दोनों सेना सशस्त्र बल जो है यहाँ पर आपको भाग लेते हुए दिखाई पड़ती है। कौन से अभ्यास में? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 में। और इस बार कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो राजस्थान के जोधपुर में। क्या क्या प्रश्न है? तो भारत किस देश के साथ कर सकता है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कर रहा है, तो आपको सिंगापुर के साथ। और यह अभ्यास जो है कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है? तो राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंगापुर जब नाम आता है तो सिंगापुर के हम लोग बारे में देख लेते हैं कि सिंगापुर की राजधानी क्या है। तो सिंगापुर की राजधानी जो आपको सिंगापुर सिटी ही है। और सिंगापुर में यदि बात करें कि मुद्रा की, तो मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? तो मुद्रा आपको डॉलर मुद्रा चलती है। यदि बात करते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कौन है वर्तमान में आपको सिंगापुर में, तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग है, नए प्रधानमंत्री बने हैं। और उसके बाद सिंगापुर के यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम है। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम, जो कि आपको दिखाई पड़ते हैं। कौन दिखाई पड़ते हैं? सिंगापुर के आपको राष्ट्रपति दिखाई पड़ते हैं। मैप पर हम लोग सिंगापुर को की अवस्थिति देख लेते हैं कि मैप पर हम लोगों को सिंगापुर कहां पर देखने को मिलेगा। तो एशिया का जो मैप आपको जो ऑक्सफोर्ड एटलस देखने को मिल रहा है इंग्लिश माध्यम वाला, वहां पर यदि आप देखिएगा तो आपको जो देखने को मिलेगा, एक तो मलेशिया, कौन सा देश? ये जो आपको मैप दिखाई पड़ रहा है किसका दिखाई पड़ रहा है? ये मलेशिया का दिखाई पड़ रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा आपको। कौन सा? सिंगापुर देखने को। ये देखिए, ये मलेशिया का है, ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। और इंडोनेशिया, ये जो पार्ट देखने को मिल रहा है आपको, किसका पार्ट देखने को मिल रहा है? इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में जो छोटू से यहाँ पर आपको पार्ट, छोटा छोटा जो आपको द्वीप देखने को मिल रहा है, इसी जगह कह सकते हैं। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपको? कौन सा देश है? सिंगापुर है। तो बहुत छोटा सा देश है। मैप पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं तो आपको छोटा सा आपको देश दिखाई पड़ता है। कहां पर? आपको मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो आपको सर्कल लगाए हैं, इसी की अवस्थिति की आपको दिखा रही है। किसकी अवस्थिति दिखा रही है? तो आपको सिंगापुर की अवस्थिति दिखा रही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ध्यान रखेंगे आपको किसका, कौन सा अभ्यास ध्यान रखेंगे? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास याद रखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास। ठीक है, तो दोनों सशस्त्र सेना के बल आपको भारत और किसके बीच में? सिंगापुर के बीच में। और दोनों सेना भाग लेती है। तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई पड़ रही है कहां पर? राजस्थान के जोधपुर में ये हो रही है। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका में है ना, दिख रहे हैं आपको। क्या दिखाई पड़ रहा है? एकदम सीधी सी बात है कि बालू बालू ही दिखाई पड़ रहा है। तो आपको कहां पर? आपको राजस्थान के जो जोधपुर इलाका है, पूर्णतः आपको क्या दिखाई पड़ता है? रेगिस्तानी इलाका दिखाई पड़ती है। ठीक है,
चले हम लोग, तो ये आप लोगों का जो है आज का करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स जब हो जाता है तो आप लोगों से क्या पूछते हैं, आपको तो एक तो प्रश्न पूछते हैं और जो कल प्रश्न पूछे थे उसका क्या जवाब, सही जवाब क्या है। तो जो व्यक्ति सही जवाब दिया है सबसे पहले उनको देख लेते हैं कि क्या क्या मान चले इनका सही जवाब हो जाता है। तो भारत को आप लोगों से जो प्रश्न पूछे थे क्या है आंसर, कि भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान एक तरह से दिया गया है। तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसको जो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ कौन सा, 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर होगा। और इसका आंसर जो होगा 77वां आंसर होगा। भारत का स्थान 77वां स्थान है ना। और मान चलिए भारत की यदि बात करते हैं कि कितने देशों में भारत का वीजा मुक्त है, तो भारत तो मान चलिए बिना कह सकते, सीधी सी बात है, आपको सिर्फ पासपोर्ट लेके आप जा सकते हैं, पासपोर्ट लेके बिना वीजा के कह सकते हैं जा सकते हैं। कितने देशों में जा सकते हैं, 59 देशों में जा सकते हैं। हाल ही फिलहाल में कह सकते हैं कि आपको श्रीलंका के द्वारा और फिलीपींस के द्वारा भारत को क्या, भारतीय नागरिकों को एक तरह से वीजा मुक्त कर दिया गया। तो 59 देशों में, इसीलिए जो है पहले स्थान यदि 2024 में यदि बात करते हैं, 2024 में भारत का स्थान कितना था, 85वें स्थान पर था। लेकिन इस बार जो है 2025 में जो भारत का स्थान क्या हो जाता है, तो 77वां स्थान हो रहा है। और नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो नंबर 1 पर जो है सिंगापुर एकदम बने हुए हैं। ठीक है, सिंगापुर के बारे में अभी बात किए थे, सिंगापुर क्या नंबर 1 पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ता है जारी आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में नंबर 1 पर यदि बात करते हैं तो कौन सा देश है, तो आपको सिंगापुर है। और भारत का स्थान 77वां है। आइए बात कर लेते हैं हम लोग, क्या बात कर लेते हैं, आप लोगों से जो पूछते हैं अंत में जो प्रश्न पूछते हैं, देख लेते हैं क्या मान चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका जवाब आपको देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इस प्रश्न को देखने से पहले मान लेते हैं आपको देख लेते हैं, कुछ कुछ बातें कर लेते हैं कि आप लोग जो जो कमेंट किए हैं ना, जो जैसे कि अभिषेक नाम से किए हैं ना कमेंट आपके चैनल पे, विवेक जी आपके चैनल पे अभिषेक जी है ना, तो अभिषेक जी के नाम से जो कमेंट किए हैं कि मान चले कि बोल रहे हैं कि मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, तो मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको, क्या कहते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी मिलेगा। और उसके बाद आपको जो अंत में पूछते हैं मान चलिए ऑप्शन के तहत जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी मिलेगा, जो सभी प्रश्न करवाया जाएगा। आप लोग इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखिए चैनल के साथ, है ना, क्या बोले। हाँ, तो मान चलिए कि आपको सुबह सुबह प्रतिदिन मिलेगा, जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं तो सभी चैनल पर देखने को मिलेगा। टाइम इसलिए नहीं बोल सकता, सभी चैनल का अलग अलग समय है ना, तो इसलिए मान चलिए कि जिस चैनल पर आप जितने बजे देख रहे हैं, किसी चैनल पर आपको मान चलिए कि 6 बजे देखने को मिल रहा है, किसी चैनल पर 7 बजे देखने को मिल रहा है, तो जिस चैनल पर जितने बजे आप देख रहे हैं उसी चैनल पर उतना बजे आपको प्रतिदिन मिल जाएगा। तो आप लोग अपना स्नेह बनाए रखिएगा चैनल के साथ, आप लोगों को प्रतिदिन आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह आप लोग अपना कमेंट करते रहिएगा, जब तक कमेंट नहीं करिएगा तब तक हम कह सकते हैं सीधी सी बात है, पता नहीं चलता कि आप लोगों को क्या चाहिए। जो भी आप लोगों को आवश्यकता होगा, किस तरह का आपको प्रश्न चाहिए और क्या आप लोगों का मांग है, डिमांड क्या है, तो उस तरह का आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। और सही जवाब देने की कोशिश करिएगा, जितना से जितना हो सके आप लोग सही जवाब देने की कोशिश करिएगा। जब तक आप सही जवाब नहीं देते हैं तब तक आप लोगों को, हम लोगों को पता नहीं चलता कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का क्या प्रश्न है, और जो भी बातें होंगे हम विशेष करके बातें करेंगे, जिस भी तरह का मान चलिए सीधी सी बात है, जिस भी तरह का प्रश्न होगा और जो भी प्रश्न आप लोगों का होगा उस पर बातचीत करेंगे, है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न जो है आपको, निम्न में से कौन आपको कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी, है ना, कर चुकी है, यहाँ पर करेगी। यहाँ पर अगले दिन आपको थोड़ा सुधार करके यहाँ प्रश्न मिलेगा, ये प्रश्न पिछला प्रश्न ही है, वहीं से उठाकर रखा गया है। ये निम्न में से कौन कारगिल शहीदों को सम्मान में सौर वाटिका स्थापित की है ना। तो कौन सा राज्य ऐसा है कि मान चलिए कि कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका की स्थापना की गई है। इसका सही आंसर क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको जो भी आंसर लगता है कि सही आंसर है उसका आंसर आपको देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन भी दे देना है, और उसके बगल में आपको बेल आइकन होगा, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन जब तक आप दबाते नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको प्रतिदिन क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।